Bismillahirrahmanirrahim. Minoshini Singh and I am doing phytomedicine from Government College University Faisalabad. Today my topic of discussion is hyperuricemia. Hyperuricemia is an excess amount of uric acid in blood, or you can say elevated level of uric acid in the blood. What is uric acid? Uric acid is the final breakdown product of purine degradation. प्यूरिन का सोर्स अब देखेंगे कि प्यूरिन हमें कहाँ से मिलता है. प्यूरिन एंडोजेनस भी होता है और एक्सोजेनस भी. एंडोजेनस ऐसे कि प्यूरिन बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा होता है, और एक्सोजेनस ऐसे कि हम जो डाइट लेते हैं प्यूरिन रिच डाइट उससे वो हम लेते हैं और वो फिर बॉडी के अंदर डिग्रेडेशन होती है उसकी. इसकी दो टाइप्स होती हैं हाइपरयूरिसीमिया की, प्राइमरी हाइपरयूरिसीमिया और सेकेंडरी हाइपरयूरिसीमिया. प्राइमरी हाइपरयूरिसीमिया में हम देखें तो ये किस वजह से होता है कि यूरिक एसिड का जो लेवल इंक्रीज होता है वो प्यूरिन के ब्रेकडाउन की वजह से होता है. और सेकेंडरी हाइपरयूरिसीमिया में सेकेंडरी यूरिक एसिड हाई होता है लेकिन किसी और डिजीज की वजह से, लाइक हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हो सकता है, एसिडोसिस की वजह से हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है. अगर हम देखें इसकी हाइपर यूरिसीमिया की पैथोफिजियोलॉजी, तो हाइपर यूरिसीमिया किसकी वजह से होता है? अगर हम इसकी जो रीनल एक्सक्रीशन होती है वो सही तरह से नहीं हो रही, या इसकी प्रोडक्शन बॉडी के अंदर ज्यादा हो रही है. रीनल एक्सक्रीशन के 90% केसेस होते हैं और इसकी जो प्रोडक्शन होती है प्यूरिन की उसके 10% केसेस होते हैं. तो ज्यादा चांसेस किसके होते हैं कि अगर इसकी एक्सक्रीशन किडनी से सही तरह से नहीं हो रही तो फिर हाइपर यूरिसीमिया होगा. नॉर्मल रेंज ऑफ इसके हम देखें तो मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है. विमेन में इसकी होती है 2.4 से लेके 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और मेल में होती है 3.4 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. अगर इससे लेवल इसका इंक्रीज होता है तो उसको हम कहेंगे हाइपरयूरिसीमिया. तीन बेसिक इसके काजेज होते हैं हाइपरयूरिसीमिया के, पहले भी हमने डिस्कस किया है. या तो इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, या तो इसकी एक्सक्रीशन डिक्रीज हो गई है, या थर्ड चांस ये होता है कि ये दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हो, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही हो और एक्सक्रीशन भी कम हो रही हो. अब इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रोडक्शन क्यों ज्यादा होती है. यूरिक एसिड की प्रोडक्शन तब ज्यादा होती है जब हम प्यूरिन रिच डाइट ले रहे होते हैं. उसमें कुछ ऐसी डाइट जैसे रेड मीट होता है, कुछ सी फूड, उसमें कुछ वेजिटेबल, उसमें हम वेजिटेबल का इंटेक अगर हम ज्यादा करें जो प्यूरिन रिच हो तो इससे प्यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो इन टर्न फिर यूरिक एसिड भी ज्यादा होगी और हमारी बॉडी में जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरयूरिसीमिया. सेकेंडली जो हमने इसकी कंडीशन पढ़ी है कि डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड. इसकी एक्सक्रीशन दो तरह से हो रही होती है, एक तो इसकी हो रही होती है किडनी के जरिए और सेकेंडली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जरिए से. और 90% हमने पढ़ा था कि इसकी एक्सक्रीशन जो हो रही होती है वो किडनी के जरिए हो रही होती है. तो ज्यादा जो इसके वजह जो बनती है हाइपरयूरिसीमिया की वो किडनी डिजीजेस अगर हैं तो उसकी वजह से एक्सक्रीशन सही तरह से नहीं होगी तो हाइपरयूरिसीमिया काज होगा. किडनी डिजीजेज में कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिजीज, जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अगर रेट कम हो गया है, अगर ट्यूबुलर सिक्रीशन कम हो गई है, या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई है तो तब भी हाइपरयूरिसीमिया होगा. इसकी जो सिक्रीशन होती है वो क्यों, एक्सक्रीशन इसकी जो होती है वो क्यों कम होती है कि हम जो डाइट ले रहे हैं वो प्यूरिन रिच डाइट है, या अल्कोहल कंजप्शन हमारी ज्यादा है, या फिर हम एक्सरसाइज नहीं करते, ओबेसिटी हो गई या ओवरवेट अगर बॉडी हो गई है तो फिर उसकी वजह से हाइपरयूरिसीमिया काज होगा. इसके अलावा इसके काज में ये होता है कि बॉडी के अंदर ही प्यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है. वो किस वजह से हो रही है कि बॉडी की जो सेल हैं उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाए. ये इसकी काजेज थे तीन. अब अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर देखें, साइन एंड सिम्टम देखें, तो हाइपरयूरिसीमिया एसिम्टोमेटिक होता है कुछ टाइम तक. जब तक इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती इसके साइन एंड सिम्टम हम नहीं देख सकते. जैसे कि जब इसकी कॉम्प्लिकेशन हम देखेंगे तो उसमें गाउट आता है और नेफ्रोलिथियासिस आता है. अगर गाउट हो जाता है तो फिर जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, जॉइंट स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, और इसमें जो इन्वॉल्व होता है जॉइंट वो होता है बिग टो जो जॉइंट होता है. और अगर नेफ्रोलिथियासिस हो गया, रेनल स्टोन अगर बनना शुरू हो गए, तो फिर जो पेशेंट है वो इस चीज का
इस चीज की करेगा कि उसको लोअर बैक पेन होगा, नोजिया, वोमिटिंग और टेंडरनेस होगी उसको। ये इसके साइलेंट सिम्टम थे, और साइलेंट सिम्टम इसके तब आते हैं जब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, उससे पहले नहीं आते। इसके अगर हम डायग्नोसिस देखें तो जैसे हमने पढ़ा कि एसिम्टोमेटिक होता है ये कुछ टाइम तक, जब तक किसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। तो इसकी डायग्नोसिस भी हम इसी बेस पे कर सकते हैं कि जब इसकी कॉम्प्लिकेशन होगी, गाउट हो जाएगा, तो पेशेंट इस चीज की शिकायत करेगा कि उसके जो जॉइंट्स हैं वो स्वेल हो चुके हैं, उसको टेंडरनेस है, रेडनेस है, और वो इस चीज का कहता है कंप्लेन कि उसको बिग टो में ज्यादा पेन है। तो जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जब उसकी हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तो ये चीज फिर पता चल जाती है कि इसको हाइपर यूरिसीमिया, और हाइपर यूरिसीमिया की वजह से इसको गाउट हो चुका है। सेकेंडली, अगर उसको नेफ्रोलिथियासिस है, या जिसको आप किडनी स्टोन कहेंगे, अगर उसको किडनी स्टोन है तो फिर वो उस तरह के सिम्टम उसको आ रहे होंगे, जैसे उसको लोअर बैक पेन होगा, उसको नोजिया, वॉमिटिंग हो गया, और जब आप पॉल्पेट करेंगे तो उसको पेन होगा, कॉलिक पेन होगा, सीवियर कॉलिक पेन। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद कुछ लैब टेस्ट ऐसे होते हैं जो हाइपर यूरिसीमिया के लिए किए जाते हैं, और फिर वही बात है कि जब कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो उसके बाद ये सारे टेस्ट किए जाएंगे। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले सीबीसी करवाया जाता है, फिर यूरिन डीआर करवाया जाता है। अगर किडनी स्टोन बन चुके हैं तो फिर अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा, रीनल अल्ट्रासाउंड। और जॉइंट्स तक अगर गाउट अगर इसकी वजह से हो चुका है तो फिर एक्सरे करवाया जाएगा, और एक्सरे एस्पायरेशन करवाया जाएगा, और इसलिए करवाया जाता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल तो नहीं बन गए। यूरिक एसिड के क्रिस्टल को डायग्नोज करने के लिए एक्सरे एस्पायरेशन करवाया जाता है। और इसके अलावा इसका जब हम ट्रीटमेंट देखेंगे, ट्रीटमेंट में अगर हाइपरयूरिसीमिया इनिशियल लेवल पे है तो डाइटरी मैनेजमेंट से वो ट्रीट किया जा सकता है, जैसे कि वो एक्सरसाइज करे, अल्कोहल कंजप्शन को कम कर दे। इसके अलावा अगर वो हाइपरग्लाइसीमिक है तो ग्लूकोज लेवल अगर उसका कंट्रोल करेंगे, लो फैट डाइटरी प्रोडक्ट वो यूज करे, और कुछ फ्रूट्स होते हैं जो वो यूज करे, चेरीज, बेरीज, उससे उसका जो यूरिक एसिड लेवल है वो कम होगा। एप्पल और एप्पल साइडर विनेगर से यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है। ये वो चीजें हैं जो अगर यूरिसीमिया इनिशियल स्टेज पे है तो फिर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कॉम्प्लिकेशन इसकी हो गई है जैसे गाउट और नेफ्रोलिथियासिस, तो फिर उसके लिए मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। एलो में इसको डिफरेंट मेडिकेशन से इसको ट्रीट किया जाता है, जैसे इसको दिया जाएगा प्रोबेनिसिट। वो इसलिए दिया जाता है कि अगर इसको गाउट हो गया और उसके अलावा अगर प्रोडक्शन यूरिक एसिड की आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो गई है तो प्रोबेनिसिट दिया जाएगा। सेकेंडली दिया जाता है रेस्पिरेटरी केस, और वो भी यूरिक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है कि जब किडनी सही तरह से एक्सक्रीशन नहीं कर पाती तो यूरिक एसिड को ऐसी किसी और में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो किडनी इजीली यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर सके। थर्डली हम उसको देते हैं एलोप्यूरिनोल। और ये भी क्यों दिया जाता है, अगर गाउटी आर्थराइटिस और आर्थराइटिस के अटैक बार बार आ रहे हैं तो एलोप्यूरिनोल दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर कीमोथेरेपी रिलेटेड हाइपरयूरिसीमिया है तो उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाएगा। और इसके अलावा आप अगर नेचुरल वे में इसको ट्रीट करना चाहते हैं तो कुछ हर्ब्स होती हैं जो इसको करने के लिए यूज होती हैं, जैसे जिंजर यूज होती है। वाटर इनटेक अगर आप अपना फ्लूइड इनटेक अगर ज्यादा कर देंगे तो उससे भी यूरिक एसिड को ट्रीट किया जा सकता है। अगर ओबेसिटी की वजह से, ओवरवेट होने की वजह से आपको यूरिक एसिड है तो आप अपना वेट कंट्रोल करेंगे, उससे वो ठीक हो जाएगा। अल्कोहल कंजप्शन की वजह से है तो आप अल्कोहल कंजप्शन को कम कर देंगे तो यूरिक एसिड को ट्रीट किया जा सकता है। दैट्स इट।